नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज घर में चारों तरफ ठीक वैसी ही शांति थी जैसे कोई तूफान होकर गुजरा हो उसके बाद होती है। तभी उस शांति को तोड़ते हुए सासू माँ विमला जी की आवाज़ आई, अरे बहू, पति ने थप्पड़ मार दिया तो इसमें इतना क्या बुरा मानना। बेचारा दिन भर बाहर काम करके थक हार कर घर में आता है, तुम्हारे नाजो नखरे उठाता है, तुम्हारा पेट पालता है। बदले में परेशान होकर उसने हाथ उठा दिया तो ऐसा क्या हो गया जो बात का बतंगड़ बना रही है। विमला जी जोर जोर से अपनी बहू को डांटते हुए बोली, अब भाभी, आपका रोना धोना हो गया हो तो फटाफट से खाना लगा दो, यहाँ हम सबको भूख लग रही है। अगर खाना टाइम पर नहीं परोसा तो राहुल दोबारा आपकी अच्छी खासी धुलाई कर देगा। फिर ना कहना कि हमने समझाया नहीं था। एक तो गलती आप करो और इल्ज़ाम पति पर लगा दो। ननद तन्वी बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन बहू कविता अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे रोता हुआ देखकर विमला जी बोली, बहू, इतनी कोमल काया वाली बनने की जरूरत नहीं है। फटाफट उठो और खाना तैयार करो। खाना मैं और तन्वी खुद ही परोस लेंगे। कहती हुई विमला जी रसोई के बाहर निकल गई। अब उठ भी जाइए, क्या नाटक लगा रखा है। अब तो मम्मी ने मुझे भी आपके साथ काम पर लगा दिया। फटाफट खाना बनाओ, जो जल्दी से अपने और मम्मी के लिए खाना परोस कर ले जाऊं। कहती हुई तन्वी भी बाहर आ गई और रसोई में रह गई सिर्फ कविता। अपने चिथड़े चिथड़े हो चुके स्वाभिमान को समेटकर जैसे तैसे वो खड़ी हुई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसने कभी भी घर का माहौल ऐसा नहीं देखा था। मायके में माँ, भाई, भाभी सब थे, बस पिता नहीं थे। पर फिर भी घर में काफ़ी शांति रहती थी। भाई भाभी का पूरा सम्मान करते थे, पर पति का ये रूप भी होता है, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही अपनी रिश्तेदारी में कहीं देखा था। एक बार तो सोचा कि माँ को फ़ोन कर सब कुछ बता दूं, पर इस समय कैसे। भाभी को बेटी हुई है, माँ तो उनकी देखभाल और घर की जिम्मेदारी में लगी हुई है। फिर सोचा भैया को फ़ोन कर दूं, पर भैया के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। फिर वो मेरी अपनी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। कहीं भाभी नाराज़ हो गई तो। इसीलिए कहते हैं पिता का होना जरूरी है। काश आज पापा जिंदा होते तो मैं अपने मन की बात कह पाती। मन ही मन सोचते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा और जाकर चूल्हे पर तवा चढ़ाया और गर्मा गर्म रोटी सेक कर उन लोगों को खुद ही परोसा। क्योंकि मदद तो सिर्फ कहने के लिए है, असल में उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। सास और ननद ने जब खाना खा लिया तब तक उसका पति राहुल भी आ गया। विमला जी ने इशारे से राहुल के लिए भी खाना लगाने को कहा तो कविता राहुल के लिए खाना परोस कर ले आई। राहुल ने अभी एक निवाला खाया ही था कि अचानक थाली को उठाकर उसने जोर से दरवाजे की तरफ फेंका और जोर से चिल्लाया, ये खाना बनाया है तूने? 3 महीने हो गए हैं शादी को, लेकिन अभी तक खाना बनाना नहीं आया तुझे। नमक कितना कम डाला है सब्जी में। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए लाए हैं कि तुझे, जो इन चीज़ों का भी ध्यान नहीं रहता तुझे। राहुल बहुत ही बदतमीजी से कविता से बात कर रहा था। ये देखकर कविता और ज़्यादा सहम गई, लेकिन विमला और तन्वी में से किसी ने
कुछ नहीं कहा। अब खड़ी खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठा ये सब और कुछ ढंग का बनाकर ला मेरे लिए। कविता का उसी समय जोर जोर से रोना छूट गया। उसे रोता देखकर राहुल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी विमला जी बीच में आ गई और राहुल को रोकने की कोशिश करने लगी। वहीं तन्वी को कविता को अंदर ले जाने के लिए कहा। तन्वी कविता को उसके कमरे में लेकर चली गई। पीछे विमला जी ने कहा, यह तू क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? एक ही दिन में क्या अपने पति होने का सारा हक जता लेगा? इतना परेशान करेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएगी। अरे कहीं नहीं जाने वाली माँ, बिन बाप की बेटी है। भाई भाभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और माँ कुछ कह कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद बेटे बहू की मोहताज है। इसे तो यही झेलना है पूरी जिंदगी। और फिर आप ही तो कहती हो उसे दबा कर रखा कर। पहले भी तो उस पर हाथ उठा चुका हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के लिए घर का माहौल खराब मत कर। तुझे जो करना है अपने कमरे में कर। यहाँ सबके सामने उस पर हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। तुझे कुछ और ही खाना है तो बाहर से मंगा ले, या फिर बाहर जाकर किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाकर आ जा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतने हाथ पैर मत चला। कहीं उसके हाथ पैर टूट गए तो सारा घर का काम हमें करना पड़ जाएगा, और फिर उसकी सेवा कौन करेगा? चल जा यहाँ से। आखिर विमला जी के डांटने पर राहुल घर के बाहर निकल गया। इधर तन्वी कविता को उसके कमरे में छोड़कर विमला जी के पास आ गई तो विमला जी ने कहा, क्या हुआ? वो चुप हो गई? नहीं, पर रो धोकर खुद ही चुप हो जाएगी। अब मुझसे और ड्रामा नहीं देखा जा रहा। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, कहकर तन्वी अपने कमरे में चली गई। इधर विमला जी ने घर का दरवाज़ा बंद कर उस फेंकी हुई थाली को उठाया और बिखरा हुआ खाना समेटकर रसोई में रखने चली गई। फिर कविता के पास आकर बोली, बहू, राहुल की बात को दिल पर मत लगा। उसका गुस्सा थोड़ा तेज है। अब 3 महीने की शादी में तुझे ये तो अच्छे से पता चल ही चुका है। फिर क्यों ऐसा काम करती है कि वो तुझ पर हाथ उठाए? उसकी पसंद नापसंद के अनुरूप खुद को डाल, ना कि ऐसी रोनी सूरत लेकर उसके सामने आ। पत्नी को पति के अनुरूप डल जाना चाहिए। देखा नहीं, तेरे रोते ही उससे कितना गुस्सा आ गया। विमला जी की बात सुनकर कविता ने एक नज़र उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुझ पर हाथ उठाया जा रहा है, और बजाय अपने बेटे को समझाने के आप मुझे ही समझा रही हैं। लेकिन उसके मुंह से एक बोल तक ना फूटा। तभी विमला जी बोली, अब अपने आंसू पोंछो और खाना खा लो और रसोई की सफाई कर देना। मैं जा रही हूँ आराम करने। विमला जी तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। पीछे कविता सोचती रह गई कि आखिर कैसा परिवार है ये। सच कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सब मुझे ही समझा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि अपने बेटे को तो समझा ले। खैर, जैसे तैसे कविता उठी और रसोई की सफाई कर चुपचाप कमरे में आकर बैठ गई। इतना सब होने के बाद भूख तो कहाँ लगी थी उसे। तभी उसका मोबाइल बज उठा। देखा तो माँ का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया तो माँ ने पूछा, कविता बेटी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, पर तेरी आवाज़ अजीब सी लग रही है। कुछ नहीं माँ, बस अभी काम करके आई हूँ तो थक गई हूँ। अच्छा सुन, कल कुआं पूजन है तो तेरा यहाँ होना ज़रूरी है। तेरी सास को तो मैंने शाम को ही फ़ोन कर कह दिया था, पर तुझे नहीं बोल पाई थी। तू शायद
रसोई में काम कर रही थी। कविता मन ही मन सोचने लगी, उस समय कैसे बात कराती मेरी सास। उस समय तो उनका बेटा मुझ पर हाथ उठा रहा था। तभी माँ बोली, ले तेरी भाभी से बात कर, वो तुझसे बात करना चाहती है। कब से पीछे पड़ी है कि कविता को फ़ोन तो लगाओ, मुझे भी बात करनी है। कहकर माँ ने भाभी को फ़ोन दे दिया। हेलो कविता दी, कल सुबह जल्दी ही आ जाना आप। सारी रस्में आपको ही तो करवानी है, आखिर आप बुआ जो ठहरी। भाभी ने चहकते हुए कहा। जी भाभी। कविता के संक्षिप्त से उत्तर से भाभी को शक सा हुआ। हमेशा अपनी भाभी से खुलकर बोलने वाली ननद अगर इतना सा जवाब दे तो शक तो होना लाजमी है। उन्होंने धीरे से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी है तो बता। नहीं भाभी, सब कुछ ठीक है। पर भाभी का मन नहीं माना। आखिर उन्होंने कहा, कविता तुम बताना नहीं चाहती? कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती पूछूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत है जो संभाला नहीं जा सकता तो तुम वापस आ सकती हो। ये मत सोचना कि पापा नहीं है तो भाई भाभी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। ये तुम्हारा घर है, तुम पूरे हक से वापस आ सकती हो। भाभी के इतना कहते ही कविता का रोना छूट गया। पर भाभी ने उसके रोने का कारण नहीं पूछा, बस इतना सा ही कहा, कविता अब तुम दो परिवारों की इज्जत हो। अपने मायके और ससुराल का मान तुम्हें रखना है। गलत करके तो कभी मत आना, लेकिन अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो तो उसे बर्दाश्त करना भी मत। याद रखना, अपने लिए खुद बोलना पड़ता है। जी भाभी। कविता ने बस इतना ही कहा और फ़ोन रख दिया। भाभी के इतने से शब्दों से उसे एक नई ऊर्जा मिली थी, एक नई हिम्मत मिली थी। उसे यह अच्छे से पता चल चुका था कि उसके मायके में आज भी उसके लिए जगह थी, जो उसकी हिम्मत को जगाने के लिए काफ़ी थी। अब वो तैयार थी राहुल का सामना करने के लिए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान एक बैग में पैक कर लिया और अपने लिए कैब बुक कर ली। पर कैब से पहले राहुल घर पर आ गया। विमला जी ने ही जाकर दरवाज़ा खोला। विमला जी को सामने देखकर राहुल ने पूछा, मम्मी आपने दरवाज़ा क्यों खोला? आपकी बहू कहाँ मर गई? क्या वो दरवाज़ा खोल नहीं सकती थी? क्या हमेशा आग उगलता रहता है? जगी हुई थी मैंने आकर दरवाज़ा खोल दिया तो कुछ गलत हो गया क्या? इतने में कविता अपने बैग के साथ बाहर निकल कर आई। उसे बैग के साथ देखकर पहले तो दोनों हैरान से खड़े रह गए। फिर राहुल चिल्लाता हुआ बोला, यह क्या नाटक लगा रखा है? कहाँ जा रही हो बैग लेकर? मैं अपने मायके जा रही हूँ, कविता ने कहा। किससे पूछकर जा रही हो? इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? इसमें हिम्मत की क्या बात है? अपने लिए आवाज़ तो खुद ही उठानी पड़ती है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम आवाज़ उठा रही हो? अचानक इतनी आवाज़ कैसे निकलने लगी मुंह में से? भाई भाभी रख लेंगे तुम्हें अपने पास, घूम फिर कर तो तुम्हें ससुराल ही आना पड़ेगा। राहुल ने बड़ी कुटिलता के साथ कहा, इस गलतफहमी में मत रहना। मेरे मायके का दरवाज़ा आज भी मेरे लिए खुला है। इसी बीच विमला जी बोली, बहू पति की छोटी छोटी बातों का इतना बतंगड़ नहीं बनाते। वो परेशान था इसलिए तुम पर हाथ उठा दिया, पर तुम तो रबड़ की तरह बातों को खींचे जा रही हो। मम्मी जी, मैं आपके बेटे का पंचिंग बैग तो हूँ नहीं कि वो बाहर की सारी परेशानी मुझे पीट कर निकालेगा। सच ही कहा है किसी ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप जो मुझे समझा रही हैं, कभी आपकी बेटी की शादी होगी तो क्या उसको भी यही समझाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मी से इस तरह से बात करो। कहता हुआ राहुल कविता की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले राहुल कुछ कर पाता, कविता ने जोरदार थप्पड़ राहुल के गाल पर दे मारा।
अचानक पड़े इस थप्पड़ से सब हैरान रह गए, लेकिन कविता ने बोलना जारी रखा। कमज़ोर नहीं हूँ मैं, याद रखना। अब मुझ पर हाथ उठाया ना तो घरेलू हिंसा के मामले में जेल में पटक दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बस आज वो भी हद ख़त्म हो गई। नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ। ये रिश्ता मैं यहीं ख़त्म करके जा रही हूँ, कहकर कविता घर के बाहर निकल गई। इतने में कैब भी आ गई तो वो अपने मायके रवाना हो गई। लेकिन मायके पहुंचने से पहले ही कविता ने राहुल के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दिया। घरेलू हिंसा के कारण राहुल को जेल हुई और उसके आधार पे ही कविता को तलाक आसानी से मिल गया। आज कविता अपने पैरों पर खड़ी है। भैया भाभी ने अच्छा सा रिश्ता देखकर उसका दूसरा विवाह करवा दिया, जहां वो खुश है और सम्मानपूर्वक अपनी जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? क्या कविता ने जो खुद के लिए फैसला किया वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।